रखेंगे मनी सप्लाई वॉल्यूम ऑफ मनी होता है और हेल्ड बाय द पब्लिक, और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में सीखते हैं, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी दे देते हैं कि मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है, स्टॉक या फ्लो, तो याद रखेंगे ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अब मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो करेंसी विद द पब्लिक और दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। करेंसी के अंदर वो क्वाइंस और पेपर करेंसी ये दोनों ही आते हैं, और डिमांड डिपॉजिट के अंदर नेट टाइम डिपॉजिट सिर्फ लेंगे, नेट टाइम डिपॉजिट लेंगे। अब नेट टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि अगर दो बैंक हैं, अगर एक बैंक दूसरे में 1 करोड़ जमा करता है, दूसरा बैंक पहले में 80 लाख जमा करता है, तो नेट टाइम डिपॉजिट के अंदर 20 लाख ही लेंगे। इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे कि टर्म डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट को मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। अब मनी से रिलेटेड जो लास्ट टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, वो समझेंगे। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई 4 होते हैं, इसको M1, M2, M3, M4 से डिनोट करते हैं। M1 के 3 कंपोनेंट होते हैं, क्वाइंस एंड करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। M2 में M1 में अगर सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक को ऐड कर देते हैं तो वो M2 बन जाता है। M3 M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स को M3 कहते हैं। M4 M3 प्लस टोटल टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब इस पर एग्जाम में बड़ा फोकस रहता है कि वो पूछ लेते हैं कि M4 के अंदर में क्या इंक्लूडेड नहीं होता है, तो याद रखेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब मनी के मेजरमेंट से रिलेटेड 4 इंफॉर्मेशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि ये जो M1, M2, M3, M4 है, इसके ये जो अरेंजमेंट है वो लिक्विडिटी ऑर्डर में है, मतलब M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड है और M4 सबसे कम लिक्विड है। दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि M3 को एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ मनी सप्लाई, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ सोसाइटी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ